वेलकम टू गुरुकुल फ्रेंड्स। हमने पहले वीडियो में चर्चा किया फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमीज क्या है, कितनी तरह की इकोनॉमीज होती हैं। और वहीं पर हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमी का जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें, इस पर केंद्रित है। तो अल्टीमेटली ये चीज़ जो आकर के रुकता है, ये रुकता है डिमांड एंड सप्लाई पे। इकोनॉमी में कितना डिमांड होगा और कितना सप्लाई होगा। तो उस सीक्वेंस में हमारा CAIB के एडवांस बैंक मैनेजमेंट का यूनिट 2 थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, लास्ट तक वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, वो क्लियर होंगे। देखिए मैंने पॉइंट नोट किया है, थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड शोज हाउ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस डिटरमाइन कंज्यूमर डिमांड फॉर कमोडिटीज while business cost determine the supply of commodities। हमने पहले यूनिट में चर्चा किया था कि देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कंसर्न्ड है विथ डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स, उसके डिमांड से संबंधित है। तो देखिए डिमांड और सप्लाई के बीच हर हमेशा रिलेशन होता है। मान लीजिए आज अगर इकोनॉमी में 100 यूनिट ऑफ 4 व्हीलर का डिमांड है और अगर फर्म्स 200 यूनिट ऑफ 4 व्हीलर बनाएंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं वो अपने क्या बोलते हैं, वो प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे और जो उनका एक्चुअल इनपुट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है वो उनको मार्जिन नहीं मिल पाएगा। तो हर हमेशा एक इक्विलिब्रियम बनता है, एक सेटअप बनता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई जो है वो ऑटोमेटिकली मतलब कुछ बोलते हैं ना रेगुलेटेड फोर्सेस से मैच होते रहती हैं। जितना डिमांड है उसके पैरेलल में सप्लाई चलते रहता है और जितना सप्लाई है उसके रिगार्ड में डिमांड का भी क्रिएट होना आवश्यक है। तो हम लोग थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ते हैं। इसमें क्या है आपका, देखिए द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी बॉट इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। तो जो देखिए क्या है, बोलते हैं रिलेशनशिप जो है ना, जो एग्जिस्ट करता है प्राइस मतलब कीमत और क्वांटिटी के बीच में, मतलब कितना क्वांटिटी खरीदा जाएगा, इसी को डिमांड शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, या इसको डिमांड कर्व भी कह सकते हैं, इसको हम डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। कब कहते हैं कर्व, जिसको आप हम चार्ट पे प्लॉटिंग कीजिएगा तो उसको डिमांड कर्व कहेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी और प्राइस जो होगा ये इन्वर्सली ही रिलेटेड रहेगा ऑलमोस्ट। आप ही सोचिए, अगर कीमत बढ़ घटती है, आप कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में खरीदना चाहेंगे। मान लीजिए आज आप मार्केट गए थे, एप्पल वो 100 रुपीज़ के जी है तो लोग टेंड करें चलो 1 किलो ले लेंगे। वहीं अगर 20 रुपये किलो मिलने लगे तो शायद 1 किलो वाला भी 2 या 3 किलो खरीद ले। जो प्राइस है वो इन्वर्सली रिलेटेड है क्वांटिटी से, मतलब ऑपोजिट रिलेशन होगा। प्राइस कम तो क्वांटिटी ज़्यादा, क्वांटिटी मतलब प्राइस ज़्यादा तो क्वांटिटी कम, ये इन्वर्स रिलेशन चलेगा। मैंने आगे ही कह दिया आप लोगों को कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल को डिमांड कर्व कहते हैं। अब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात करते हैं। देखिए लॉ ऑफ डिमांड जो है ना, ये आपका जो कैसा स्लोप होता है, लिखा गया है व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रेज्ड, और याद रखिएगा अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। सिर्फ आप प्राइस ही रेज कर रहे हैं, ये अदर थिंग्स को कांस्टेंट क्यों किया गया ये हम लोग को समझना आवश्यक है। अगर इसको आप नहीं समझिएगा तो आप प्रोबेबली समझ नहीं पाइएगा पॉइंट को, कंसेप्ट नहीं समझ पाइएगा। मान लीजिए कि आपने प्राइस तो बढ़ा दिया और साथ साथ आपने कोरोना वायरस का सिचुएशन क्रिएट कर दिया जहां पर कि आपको हैंड सैनिटाइजर चाहिए, या पूरा कंप्लीट लॉकडाउन सिचुएशन है कंट्री में और आपको फूड आइटम्स चाहिए, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड पे जो है बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो क्या है, डिमांड के स्लोप की जब बात करेंगे, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रेज्ड, बायर टेंड टू बाय लेस ऑफ द क्वांटिटी। Similarly, when the price of the commodity is lowered, जब प्राइस ऑफ कमोडिटी कम कर देंगे आप, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी चीजें आप वहीं पर रखें। चिकन का प्राइस 5 रुपए किलो हो गया है और एक बर्ड फ्लू फैला हुआ है, आप खरीदेंगे क्या? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इसलिए अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज। आप ग्राफ को देखने की कोशिश कीजिए, ये जो आपका ग्राफ है इस एंगल पे आप रखेंगे प्राइस को, ठीक है, और ये होगा आपका डिमांड। अब आप दोनों के बीच के रिलेशन को देखिए, जैसे जैसे प्राइस घटता जा रहा है डिमांड बढ़ता जा रहा है, प्राइस घट रहा है डिमांड
बढ़ता जा रहा है, ये डिमांड का है। यहाँ मान लीजिए अगर 10 यूनिट था, बल्कि 20 हुआ, बल्कि 30-40 हुआ। एज एंड व्हेन प्राइस इज गोइंग डाउन, द डिमांड फॉर द कमोडिटीज इंक्रीजिंग, हैंस वी कॉल द डिमांड शेड्यूल टू बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। ठीक है, और इसके साथ यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये तो हो गया। अब चर्चा करते हैं हम लोग मार्केट का डिमांड कर्व क्या ओबे करता है। मैं आपके लिए अगला पहले नोट्स लगा दूं ताकि आप लोग समझ पाएंगे चीज़ों को। चलिए, देखिए, मार्केट डिमांड कर्व जो है ना, मार्केट डिमांड कर्व ओबे करता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को। मैंने आपको दिखाया ही, स्लोप दिखाया मैंने आपको कि जैसे जैसे घटता जाएगा आपका प्राइस, डिमांड बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को फॉलो करता है, ये पूछते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका ये भी पूछते हैं कि लेफ्टवर्ड स्लोप करता है कि राइटवर्ड स्लोप करता है, तो ये आपका राइटवर्ड स्लोप करता है। चलिए फ्रेंड्स, बीच में एक आधा मिनट का वक्त लूँगा। अगर आप लोगों को प्रयास पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरे अंदर उत्साहवर्धन हो, उत्साह बढ़े और मैं और वीडियोज़ रिकॉर्ड कर पाऊँ। क्योंकि मैंने देखा है कि CAIIB का ढंग का कंटेंट्स अवेलेबल नहीं है नेट पे। कुछ चैनल्स हैं वो करके कुछ पढ़ा रहे हैं, उनका खुद का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। दुर्भाग्य का बात ये है। मैं थोड़ा नया हूँ इंडस्ट्री में, मैं नया हूँ यूट्यूबर, तो थोड़ा मेरे सेटअप का उतना क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं कंटेंट पे आपको गारंटी कर सकता हूँ, मैं जो बताऊँगा वो बढ़िया बताऊँगा और सही बताऊँगा, अन्यथा नहीं बताऊँगा। लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं आएंगे। तो प्रयास पसंद आ रहा हो तो यूट्यूब जो प्रगति गुरुकुल है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने बात कर ली कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड होता है। अब देखिए, पूछते हैं एग्जाम में कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके डिमांड कर्व को। ऑब्वियस सी बात है, इनकम लेवल इम्पैक्ट करेगा। मान लीजिए आज आपका अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर बेतहासा आपका जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाए, मनी का परचेसिंग पावर डिक्रीज कर जाए और लोगों का उसके साथ साथ कंपनसेटरी इनकम लेवल ना बढ़े, तो डिमांड पे असर पड़ेगा। साइज ऑफ मार्केट या पॉपुलेशन जो है वो भी इम्पैक्ट करता है। प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिलेटेड गुड्स, जो चीज़ मुझे खरीदनी है उसके संबंधित गुड्स का क्या कीमत है, ये भी बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर मान लीजिए आज मैं हैंड सैनिटाइजर ना खरीद के कुछ और चीज़ें खरीद लूँ जो अल्टरनेट है या रिलेटेड है, तो इम्पैक्ट करता है ये चीज़। अगेन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का तो बहुत ही इन्फ्लुएंस है, ये एकदम इन्फ्लुएंस डालता है। अभी जो कि आपका वुहान के मार्केट में बिक रहा है, सांप, केचुआ, बिच्छू, लगा लीजिए अब इंडिया में मार्केट, देखिए क्या आपका मतलब मुफ्त में बांटिए, कितने लोग खरीदने पहुंचते हैं। तो ये फैक्टर्स जो डिमांड कर्व को इम्पैक्ट करते हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सप्लाई शेड्यूल ऑल्सो। जो सप्लाई शेड्यूल है वो रिलेट करता है क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड्स टू इट्स मार्केट प्राइस। मतलब जो क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई हो रही है, जो क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई हो रही है उसका मार्केट प्राइस से, मतलब द सप्लाई शेड्यूल रिलेट्स द क्वांटिटी सप्लाइड, जितनी क्वांटिटी मार्केट में है उसका मार्केट प्राइस से इसका रिलेशन है, वहीं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं मार्केट में। आज कार बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, आपने देखा होगा। मैं एग्जांपल दूं आपको, 3-4 कंपनियां बंद पड़ गई। आपका पहले आप देखते थे कंपनी थी जो कि आपका बना रही थी, हम लोग यूज करते थे एम्बेसडर। उसी के साथ साथ एक डेवो का मटीज आता था, और भी कुछ कंपनियां इंडिया में एक्सप्लोर करने आई। तो होता क्या है ना कि सप्लायर्स बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा ऐसा प्राइस है जिसके ऊपर हर एक सप्लाई मैन्युफैक्चर कर पाएगा, ये डिपेंड करता है उसके पास कितना उन्नत टेक्नोलॉजी है, कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, और उनका इनपुट कॉस्ट कितना कम होता है। मान लीजिए आज के डेट में मैं कोविड के सिचुएशन में लेता हूँ। कोविड के सिचुएशन में बहुत सारे जो है ना सप्लायर आ जाएं आपका हैंड सैनिटाइजर के। मान लीजिए कि कोई छोटी मोटी फैक्ट्री भी जो है घर में सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दे, उसी क्वालिटी का जिसका कि सिप्ला या बड़ी कंपनियां बनाती हैं, लेकिन जो इनपुट कॉस्ट होगा, जो छोटी कंपनी खुलेगी उसका कुछ ज़्यादा हो सिप्ला से, लेकिन वो सर्वाइव कर पाएगी
क्यों सर्वाइव कर पाई? क्योंकि आज मार्केट जो है वो अधिक कॉस्ट पे भी खरीदने को राजी है हैंड सैनिटाइजर। लेकिन वहीं जब सब कुछ अदर चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, फेयर कंपटीशन होगा, वैनिश, गायब, क्योंकि वो कंपीट नहीं कर पाएंगे। तो जो सप्लाई शेड्यूल है, कितना क्वांटिटी मार्केट में आएगा, वो रिलेट करता है, क्वांटिटी सप्लाई रिलेट करता है कि मार्केट प्राइस क्या चल रहा है उस गुड्स का, मार्केट प्राइस कितनी है। बढ़ते जाएगा मार्केट प्राइस, सप्लायर्स बढ़ते जाएंगे, बहुत सप्लायर्स होंगे। 100 रुपये केजी पे हो सकता है कि 200 फल वाले एप्पल बेचें, वहीं अगर कीमत घट के 20 रुपये 30 रुपये आ जाए तो फल वाले, मुझे तो इससे महंगा प्रोडक्शन पड़ रहा है भाई, मैं क्यों उगाऊँ एप्पल, क्यों बेचूँ एप्पल। दैट इज वॉट इट इज। शिफ्ट इन सप्लाई पे चर्चा करते हैं। शिफ्ट इन सप्लाई एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। शिफ्ट इन सप्लाई का मतलब होता है व्हेन चेंजेस इन फैक्टर अदर देन गुड्स ओन प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाइड। गुड्स के ओन प्राइस को छोड़ करके बाकी कोई और चीज अगर क्वांटिटी सप्लाई में शिफ्ट कर दे, उसको शिफ्ट इन सप्लाई कहते हैं। कोई प्राइस जब रेगुलेट हो गया कोविड के सिचुएशन में, मास्क का प्राइस और सैनिटाइजर का प्राइस, फिर भी बेतहासा जो है ना, बेतहासा भी सप्लाई है किस चीज का, हैंड सैनिटाइजर का। ये सप्लाई का शिफ्ट है, गुड्स के ओन प्राइस में इंपैक्ट नहीं पड़ा है, सप्लाई का शिफ्ट हो गया है। चलिए एक शेड्यूल को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको दिखाया जाता है, ये देखिएगा, ये ब्रेक इवन है। मैं थोड़ा अपने नीचे किया है अपने कैमरा को, तो देख लीजिए। इसमें है आपका कि ये आप यहाँ पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी रखा आपने, ये प्राइस है और ये आपका डिमांड है। जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, जस्ट ऊपर देखा था हमने वीडियो में, डिमांड शेड्यूल में प्राइस बहुत हाई है, डिमांड बहुत ही कम है। मान लीजिए यहाँ पे एक क्वांटिटी, यहाँ पे 100 क्वांटिटी है, प्राइस 100 है, डिमांड सिर्फ 1 है। प्राइस घटते घटते 1 पे आया, डिमांड 100 पे आ गया। लेकिन जब प्राइस 100 था, सप्लायर 50 थे मार्केट में, 50 सप्लायर थे, बहुत सप्लाई हो रहा था। लेकिन देखिए धीरे धीरे प्राइस कम, सप्लायर घटते चले गए, और एक ऐसा समय आएगा जब प्राइस बहुत कम होगी, सप्लायर कोई नहीं बचेंगे मार्केट में। लेकिन दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम बनता है, उसी को इक्विलिब्रियम प्राइस भी कहते हैं। अब देख लीजिए आप, द सप्लाई शेड्यूल और द सप्लाई कर्व फॉर अ कमोडिटी shows the relationship between its market price and the amount of that commodity। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहां पर ये बातें खत्म होती हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इससे आगे हम चर्चा करेंगे कि सप्लाई शेड्यूल जो है आपका, सप्लाई शेड्यूल कौन सा कर्व को ओबे करता है। और हम लोग चर्चा करेंगे 2-3 चीज़ों का कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं सप्लाई शेड्यूल के पीछे। मैं इससे पहले आप लोगों के लिए लगा दूं, नोट्स को सामने लगा दूं, तो ये नोट्स भी रेडी हो गया है सामने। चलिए फटाफट से ख़त्म करते हैं इसको। जो फैक्टर्स हैं हमने चर्चा कर ही ली कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, इनपुट प्राइस होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, रिलेटेड गुड्स का प्राइस होगा। ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं सप्लाई कर्व को या सप्लाई शेड्यूल को। वेदर भी इन्फ्लुएंस करता है, सप्लाई इंक्रीज करेगा व्हेन द अमाउंट ऑफ सप्लाई इंक्रीज or decrease when the amount supplied increases at each market price। Supply and demand interact to produce equilibrium, दोनों मिलकर इक्विलिब्रियम बनाते हैं। और मार्केट इक्विलिब्रियम आता है एट अ प्राइस जहाँ पर कि सप्लाई और डिमांड दोनों बैलेंस हो जाए, और उसी को मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस को मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहते हैं। इसके साथ आपका सेकेंड चैप्टर खत्म होता है। जाइएगा बुक को पढ़िएगा, आप ये बिलीव कीजिएगा इससे अधिक कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। सो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं तीसरा चैप्टर भी आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रगति गुरुकुल।